गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग जो आज चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसका नाम है द सर्कुलेटरी सिस्टम। दिस इज लेसन 7 ऑफ योर बुक और हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो आपकी बुक में आता है बेटा, वो पूछा जाता है व्हाट इज द नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि आप जानते हो कि मूविंग ऑफ समथिंग या मूवमेंट ऑफ समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कंडक्शन का काम होता है मेनली यहाँ पर। तो जो नीड ऑफ टर्म ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ पर, वो हम सीखेंगे कि किन किन प्रोसेस में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हो कि यू आर हैविंग लाइफ प्रोसेसेस। ओके, बॉडी में एक्टिविटीज होती हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं, एक टर्म सुना होगा आपने। और ये आप काफी फेमिलियर वर्ड है आपका, मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं। द ग्रुप ऑफ ऑल एक्टिविटीज विच वी डू टू स्टे अलाइव एंड हेल्दी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। मीन्स ग्रुप ऑफ all activities which we do to stay alive and healthy। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। अब मेटाबॉलिज्म में ये सारी चीजें जो हमारे लिए होती है वो एक्टिविटीज होती है। मीन्स इनके बिना हम ना जिंदा रह सकते हैं और हेल्दी रहने की तो बात ही नहीं है, हेल्दी रह सकते हैं ना जिंदा रह सकते हैं। लाइक अब ट्रांसपोर्टेशन का रोल क्या है यहाँ पर? मीन्स डाइजेस्ट सिस्टम में ट्रांसपोर्टेशन का रोल क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड जो होगा आपके बॉडी का, उसको बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाना होगा। ट्रांसपोर्टेशन का रोल यहां पर है आपका। दूसरा पूछते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसेस लाइक ऑक्सीजन, लाइक CO2, इनका मूवमेंट जो होता है बॉडी में, ये कौन करता है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम करता है, ब्लड करता है आपका। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की यहाँ रिक्वायरमेंट है। ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट, एक्सक्रीटरी वेस्ट लाइक यूरिया, अमोनिया, जो भी आपकी बॉडी में है उसको बाहर निकालना, यूरिक एसिड बाहर निकालना। तो ये सारा जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू ब्लड। ब्लड इसको कैरी करता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन के थ्रू, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसको बॉडी से बाहर डिस्चार्ज करती है। तो मीन्स यहाँ भी इसका रोल है। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ हॉर्मोन्स, ये भी किसके थ्रू जाता है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू। कि ग्लैंड्स पर्टिकुलर एक पार्ट पे होती हैं, लेकिन पूरे बॉडी में सर्कुलेशन करना होता है, पहुंचाना होता है चीज़ों को। तो फिर यहाँ पर आपका ये चीज़ आपको कौन ले जाता है? आपका ब्लड ले जाता है। ठीक है, ये स्लाइड समझ में आ गई होगी आपको। तो क्या चीज़ें हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम में? हमें मेटाबॉलिज्म के थ्रू पढ़ना है। कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंस है? डाइजेशन यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में इंपॉर्टेंस है आपके ट्रांसपोर्ट की। रेस्पिरेटरी सिस्टम में रिक्वायरमेंट है आपकी। एक्सक्रीटरी सिस्टम में रिक्वायरमेंट है ट्रांसपोर्ट की। और एंडोक्राइन सिस्टम में इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट की। ठीक है, ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्लूइड इन आवर बॉडी। वी आर हैविंग बेटा टू टाइप ऑफ फ्लूइड्स। कौन सी फ्लूइड्स? फ्लूइड नंबर 1 विच इन मोशन, विच इज इन मोशन, जो कंटिन्यूअस मूवमेंट करती है आपके बॉडी में। ठीक है, ऐसी फ्लूइड जो कंटिन्यूअसली मोशन में हो उसको सर्कुलेटिंग फ्लूइड कहते हैं। और ऐसी फ्लूइड जो स्टेबल हो, रेस्ट स्टेट में हो, फिजिक्स में आप पढ़ते हो ना मोशन एंड रेस्ट, तो वहां पे आप देखोगे उसको आप नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड कहते हो। जैसे ये जो 3 फ्लूइड्स हैं आपके, ये कंटिन्यूअसली मोशन में होती है बेटा, मूवमेंट करती रहती है, तो इसको सर्कुलेटिंग फ्लूइड बोला जाता है। ब्लड है, टिश्यू फ्लूइड है, लिम्फ है, ये सारी कैसे होंगे बेटा? ये आपके सर्कुलेटिंग फ्लूइड हैं। रेस्ट की अगर बात किया जाए तो यू आर हैविंग 2 फ्लूइड्स। द वन इज विट्रस ह्यूमर, जैसा कि आप जानते हो ये आपका आईलेंस है और ये आपका रेटिना है। इसके बीच में जो फ्लूइड होता है बेटा, दैट फ्लूइड इज नोन एज विट्रस ह्यूमर। ये फ्लूइड जो होता है बेटा, ये नॉन मूविंग है, नॉन मूवेबल है। ठीक है, ये मोशन नहीं करता, तो एक ऐसा फ्लूइड है बेटा नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड हुआ। द अदर वन इज सिनोवियल फ्लूइड, सिनोवियल फ्लूइड, ये आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। आपके जॉइंट्स के बीच में फ्लूइड होता है बेटा। ठीक है, जॉइंट्स के बीच में फ्लूइड भरा होता है यहाँ पर। तो ऐसे फ्लूइड को आप सिनोवियल फ्लूइड बोलते हो, जो एक मोशन प्रोवाइड करता है, क्या कहते हैं, सॉरी, जो क्या कहते हैं लुब्रिकेंसी प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन अवॉइड करता है कि आपके जॉइंट्स पर ज़्यादा प्रेशर ना हो। तो ये फ्लूइड मूव नहीं करता है। ठीक है, तो ये कैसा है? आपका नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि जो चैप्टर है हमारा उसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है बेटा वो 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया गिवन है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको मेनली जो डिफरेंशिएट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ब्लड वेसल्स के बेसिस पे किया गया है, ठीक है। इफ एनी इंडिविजुअल इन विच ब्लड इज सर्कुलेटिंग विद इन द ब्लड वेसल्स नोन एज क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ब्लड जो है ब्लड वेसल्स के थ्रू रन कर रहा है, कैविटी में नहीं है, ठीक है, स्पेस में नहीं है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, ऐसे सिस्टम को आप बोलते हो क्लोज टाइप। मींस इफ blood vessels are present then circulatory system is closed type. If blood vessels are absent और blood vessels absent होगी तो कैविटी में, जैसे आपका यहाँ डायग्राम दिया गया है, कॉकरोच फैमिली का एक मेंबर दिया गया है आपका, आर्थ्रोपोडा का फैमिली का फाइलम का मेंबर दिया गया, ग्रास हॉपर बना है आपका। तो इनके बॉडी में ऐसे करके ये फ्लूइड फिल्ड होता है, ये फिल्ड रहता है। इनकी कैविटी को एक नाम दिया जाता है, मैंने आपको बताया है, हीमोसील, ठीक है। द कैविटी इज नोन एज हीमोसील। क्या कहते हैं बेटा इसको, कैविटी को? हीमोसील, ठीक है, हीमोसील कहते हैं बेटा। कि कैविटी में ब्लड फिल्ड रहता है, मूवमेंट नहीं करता। अब एब्सेंट की बात करें, जिनमें एब्सेंट होएगा उनको क्या कहते हैं बेटा? ओपन टाइप। सिंपल सा चीज है, अगर ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड बंद है तो क्लोज टाइप, खुला है बाहर है ब्लड वेसल एब्सेंट है तो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होएगा, ठीक है। ये कौन सी फैमिली का मेंबर है बेटा? फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है। आपका ग्रास हॉपर, स्पाइडर, कॉकरोच, बटरफ्लाई, बी, सारे जो मेंबर्स आते हैं वो इसी फैमिली के मेंबर होते हैं। अभी जो चैप्टर है मेनली हमें यहाँ पर 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं, ब्लड, ब्लड वेसल एंड ह्यूमन हार्ट। और इसके अलावा ये चैप्टर में और कुछ ज्यादा चीजें नहीं है, कुछ रिलेटेड टर्म्स है वो मैं आपको बीच में बता दूंगा। मेनली हमें ये 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। चलो समझ में आया ये चीज आपको? शुरुआत करते हैं। हमारा पहला कॉन्सेप्ट, इसका नाम है ब्लड। सो व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है बेटा। व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड मीन्स in liquid state, connective means connected from one organ, one part to other part, ठीक। tissue means group of cell, group of cell, ओके बेटा। अब देखते हैं यहां से कैसे। ब्लड कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, कौन कौन से बेटा? नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 कॉर्पसेल्स। कॉर्पसेल्स को एक सिंपल लैंग्वेज में नेम और दिया जाता है ब्लड सेल्स, ठीक है। क्या नेम देते हैं बेटा? हम लोग ब्लड सेल्स नेम देते हैं, ठीक है। कहते हैं इंचार ब्लड का 50 to 60% पार्ट जो होता है प्लाज्मा होता है एंड द रेस्ट पार्ट इज कॉर्पसेल्स। लेस पार्ट मतलब कितना बचा? 40 to 50% पार्ट जो होगा आपका वो क्या होगा? कॉर्पसेल्स होगा। कहते हैं इस 50 to 60% पार्ट में 90% पार्ट केवल वाटर होता है। दैट इज वाई प्लाज्मा इज येलोइश वाइट फ्लूइड, येलोइश वाइट फ्लूइड, ठीक है। ये होता है। 10% में आपके अदर सब्सटेंसेस होते हैं। अदर सब्सटेंसेस में आप मान सकते हो कि ग्लूकोज हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट हो सकता है, आपका हार्मोन्स हो सकते हैं आपके, और भाई सारी चीजें हो सकती है एक्सेट्रा, इसलिए मैंने आपका लिख दिया है, ठीक है। तो ये आपका 10% में प्लाज्मा होता है आपका। नेक्स्ट पार्ट, अगर मैं कॉर्पसेल्स की बात करूं तो कॉर्पसेल्स में मेनली 3 चीजें आती हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है आरबीसीज, ठीक है। हम लोग एक्चुअली आपकी बुक में पूरा पैराग्राफ करके दिया, बहुत बड़ा बड़ा सा। हम लोग कुछ मेन हेडिंग्स इसमें से मैंने कीवर्ड्स निकाले हैं, वहां से मैं चीजें आपको बताऊंगा और आपको पूरा आरबीसी समझ में आ जाएगा, ठीक है। लाइक सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अदर नेम के बारे में।
अदर नेम क्या होता है बेटा इसका? एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, क्या नाम होता है बेटा इसका? एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, बर्थ प्लेस, बर्थ प्लेस मीन्स प्रोड्यूस कहाँ होती है ये? तो ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है बेटा। और बोन मैरो में कहते हैं, बोन में आप जानते होंगे दिस शेप ऑफ योर बोन, इसकी कैविटी में यहाँ फिल्ड होता है बोन मैरो। इसका बोन मैरो का जो पार्ट होता है कहते हैं रेड बोन मैरो जो होता है, आरबीएम, रेड बोन मैरो, ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, डेथ प्लेस जो है आपकी आरबीसी की विल बी स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन कहते हैं एक लिम्फेटिक ऑर्गन है जो आपके लिवर और स्टमक के बीच में होता है, जिसका मेनली कंसर्न होता है जो डेड सेल्स है, जो वीक सेल है, उनको क्लोज, उनको डेड करना, उनकी किल करना। ठीक है, एक पॉइंट बताऊं तो बिफोर योर बर्थ, आपके बर्थ के पहले जो ब्लड सेल फॉर्मेशन होता है, ब्लड सेल फॉर्मेशन जो होता है ये आपका स्प्लीन में होता है। बट आफ्टर बर्थ ये कहाँ होने लगता है बच्चा? ये होने लगता है आपके बोन मैरो में। ठीक है, लाइफ स्पैन की अगर बात की जाए तो लाइफ स्पैन इसका होता है 120 डेज का। ठीक है, अगर क्वांटिटी देखी जाए एक पर मिलीमीटर क्यूब के हिसाब से, क्वांटिटी अगर देखता हूं मैं हम लोग इसकी, तो क्वांटिटी इसकी है 4.5 टू 5 लाख इनकी जो है क्वांटिटी होती है। ठीक है, एक पर मिलीमीटर क्यूब में। ये वेरी करता है बॉय एंड गर्ल्स के बेसिस पर। ठीक है, न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है किसमें? मेच्योर आरबीसीज में। ठीक है, जब छोटे होते हैं, मेच्योर होते हैं, तब इसमें प्रेजेंट होता है, बट जब मेच्योर हो जाते हैं तो नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो एब्सेंट हियर। रीजन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट इसलिए होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया साइट ऑफ रेस्पिरेशन मींस जो ब्रेकडाउन होगा फूड का वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता होगा। अगर, और आरबीसी का काम मेनली है गैसेस ट्रांसपोर्ट करना, मतलब गैसेस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। अब अगर आरबीसी खुद ही उस ऑक्सीजन को कंज्यूम कर ले जाएगा तो बाकी ऑर्गन को क्या मिलेगा? इसलिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। कलर पिगमेंट, कलर पिगमेंट की अगर मैं बात करूं तो इट कंसिस्ट ऑफ अ कलर ग्रीन रेड कलर पिगमेंट। इसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन किससे बना बेटा? दो टर्म से मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम प्लस ग्लोबिन मीन्स आयरन प्लस प्रोटीन। अ प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ आयरन मेनली। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, शेप की अगर बात किया जाए बच्चा तो इसका शेप होता है बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव मतलब इस तरह से, कुछ दोनों साइड से कॉनकेव, इस तरह से। सामने से देखोगे तो ऐसा डिस्क शेप में। ठीक है, इस तरह से इसका शेप होता है, आगे बीच में धसा हुआ, क्यों? न्यूक्लियस नहीं होता इसका, इसलिए। ठीक है, इसके फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो फंक्शन में मेनली कहते हैं गैसियस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसका फंक्शन क्या हो? गैसियस ट्रांसपोर्ट। किस फॉर्म में? देखो, अभी मैंने बताया इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, तो हीमोग्लोबिन कैरी करता है ऑक्सीजन तो फॉर्म अ कंपाउंड HbO2। क्या नाम होता है इसका बेटा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, नेक्स्ट, hemoglobin when combines with CO2 it forms HbCO2 mean carb amino hemoglobin। ठीक है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अगर एक गैस और होती है इसके साथ ये रिएक्ट कर जाता है, इसको कहते हैं Hb.CO, इसको कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, कहते हैं ये जो बॉन्ड है बेटा, इसके बीच में जो बॉन्ड होता है ये बहुत हार्ड बॉन्ड होता है, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है, ये ब्रेक नहीं होता है। और ये जो दो बॉन्ड होते हैं वो थोड़ा फिजिबल होते हैं, थोड़ा वीक होते हैं, इसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, जैसे अगर आप देखते होंगे कि ये आपका लंग्स है और ये आपकी कोई ऑर्गन है, तो ऑर्गन के बीच में जब गैसेस कैरी हो रही होंगी तो यहाँ से हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन आएगा, तो यहाँ ऑक्सीजन उतर जाएगा, मतलब यहाँ पे डिस्चार्ज कर दी जाएगा, और यहाँ से जब वापस जाएगा तो Hb प्लस CO2 हो जाएगा, CO2 यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से एक्सचेंज चलता है, तो ये वाला बॉन्डिंग यहाँ पर फॉलो होता है।
ठीक है बेटा, समझ में आया? ध्यान से देख लीजिए, बिल्कुल आराम से, इसको समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ओके, ठीक है, क्लियर है? आगे देखते हैं सेकेंड पार्ट, हम लोग यहां से ही पढ़ते हैं। सेकेंड कंपोनेंट इज व्हाइट ब्लड सेल्स, WBCs। अदर नेम, सबसे पहले उन्हीं हेडिंग्स की तरह हम लोग पढ़ेंगे इसको। अदर नेम जो होता है बेटा, इसका नाम होता है इसका ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं इनको। बर्थ प्लेस, बर्थ प्लेस इज बोन मैरो, स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड, ये आपके चेस्ट में यहाँ पे थाइमस ग्लैंड होती है, थोरैक्स रीजन पे थाइमस ग्लैंड एंड लिम्फ नोड। ठीक है, ये आपका बर्थ प्लेस होता है। डेथ प्लेस नॉट पर्टिकुलर, ठीक है, कोई डेथ प्लेस इसकी नहीं होती। रीजन क्या है? क्योंकि ये बॉडी के सोल्जर्स होते हैं, सोल्जर्स जहां इन्फेक्शन होगा वहां पे जाकर की किलिंग होना शुरू हो जाती है। लाइफ स्पैन की अगर बात की जाए बच्चा, तो लाइफ स्पैन इसका 13 to 17 डेज का होता है। ठीक है, कितने दिन का होगा? 13 to 17 डेज, मैक्सिमम 2 वीक्स रहते हैं ये लोग, तो 13 to 17 डेज का इसका ऑप्टिमम लाइफ स्पैन होता है। शेप, शेप की अगर बात की जाए तो अमीबॉइड, अमीबा लाइक इनका शेप होता है, अमीबॉइड शेप होता है इनका। ठीक है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इनके अंदर बेटा। ठीक है, न्यूक्लियस जो होगा इनके अंदर प्रेजेंट होएगा। और प्रेजेंट, उसके बाद अगर इसके मैं बात करूं कलर पिगमेंट की, हाँ, कलर पिगमेंट इनके अंदर नहीं होता, दैट इज वाई दे आर रेड इन कलर, सॉरी वाइट इन कलर। ठीक है, एब्सेंट। ठीक है, ये अमीबॉइड शेप के होते हैं इस तरह से। ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो वी डू नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप। ठीक है, फंक्शन की अगर बात की जाए बच्चा इनके, तो इनका फंक्शन क्या होगा? प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी। ठीक है, व्हाट दे डू, they provide us immunity. ठीक है, there are two type beta, granulocytes and agranulocytes। देखिए, ये आपका आरबीसी WBCs हैं। इफ WBC कंसिस्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ डॉटेड स्ट्रक्चर, ग्रैन्यूल्स अगर प्रेजेंट होंगे तो ये ग्रैनुलोसाइट्स होगा, अगर ये एब्सेंट है देन जब प्लेन इस तरह से है आपका, तो क्या बोलेंगे उसको? ए ग्रैनुलोसाइट्स बोलेंगे। ग्रैनुलोसाइट्स अगेन 3 टाइप, कौन कौन सा? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इजोनोफिल। जबकि एग्नोसाइट्स 2 टाइप का होता है बेटा, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ठीक है, ये 2 टाइप का होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? ओके, तो इस तरह से आपके 2 ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। कहते हैं आपका न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, ये क्या करते हैं बच्चा? फैगोसाइटोसिस करते हैं। फैगोसाइटोसिस मतलब engulfing solid food content, engulfing solid food content। ठीक है, ये करते हैं। बाकी ये एलर्जी प्रोवाइड करता है। एलर्जी क्या है? इंडिकेशन है आपका, जो रोकता है मेनली। ओके, क्या करता है बेटा? ये आपका सॉलिड फूड कंटेंट को, आपने पढ़ा है व्हाट इज फैगोसाइटोसिस, प्रोसेस ऑफ इनगल्फिंग सॉलिड कंटेंट बाय सेल इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। तो ये जो आपका न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल है, लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है, तो अगर कोई जर्म्स आता है तो उसको क्या कर जाता है? ये इनगल्फ कर जाता है। ठीक है, बाकी आप इस चार्ट में इजीली इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो हम लोग ने अपने भी लास्ट लेक्चर्स में 2 ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा, आरबीसी एंड WBC। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सर, हाँ बच्चा, सर एक क्वेश्चन है सर, एग्जाम में आया था, सब पूछ रहे हैं अभी। पूछिए बेटा। रिगार्डिंग सर्कुलेटरी सिस्टम ओनली, नहीं सर, तो छोड़ दीजिए, अभी नहीं, सर मैं अभी नहीं, लास्ट में।
ठीक है, लास्ट में करेंगे वो, ठीक है। अभी इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है ना, इस वजह से। चलो अभी आज मैं आपको टाइम दूंगा इसके लिए। आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा है। इसके अलावा 2 डिजीज दी गई हैं आपकी इसी चैप्टर में, ल्यूकीमिया एंड ल्यूकोपीनिया। 2 डिजीजेस दी गई हैं यहाँ पर आपके बुक में, देखा होगा आप लोग ने, है ना। यस तो सर। अभी यहाँ पे 2 टर्म समझ लेते हैं हम लोग। मैंने आपको बताया था ईमिया का मतलब, ईमिया मीन्स आयरन डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी, तो उसे ईमिया बोलते हैं, ठीक है। ल्यूकीमिया क्या होता है बेटा, एक्सेस ग्रोथ ऑफ डब्ल्यूबीसीज, ठीक है, एक्सेस ग्रोथ ऑफ डब्ल्यूबीसीज, डब्ल्यूबीसीज की नंबर्स में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ग्रोथ होने लगना। लेकिन अभी जब एक ब्लड सेल बनेगा तो उसके लिए कुछ खर्च करना पड़ेगा ना, कुछ इनको प्राइस देना पड़ेगा ऑन द कॉस्ट ऑफ आरबीसीज, यानी आरबीसीज को कम फॉर्मेशन होगा, डब्ल्यूबीसीज का ज्यादा फॉर्मेशन होगा। ऐसे काइंड के इस काइंड के डिसऑर्डर को आप क्या बोलते हो, ल्यूकीमिया कहते हो। नॉर्मली इट इज नोन एज ब्लड कैंसर, ओके, normally it is known as blood cancer. It is the kind of disease in which excessive form of WBCs can produce on costing RBCs. Understood बेटा? यस सर। Yes, Yes, sir. नॉर्मल क्वांटिटी से ज्यादा WBCs हो जाएंगे, RBCs नहीं होंगे, ऐसे डिजीज को क्या बोलते हैं आप, ल्यूकीमिया। When नॉर्मल क्वांटिटी से लेस WBCs होंगे तो कौन सी डिजीज होगी, ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोपीनिया। ठीक है। बात समझ में आ गई? यस सर। ओके, तो ये 2 डिसऑर्डर्स हैं। बस इतना सा आपका आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी था। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट ब्लड सेल के बारे में, जिसका नाम है प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स के बारे में शुरू करते हैं यहां से। लाइक अदर नेम थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। बर्थ प्लेस सेम, बोन मैरो। डेथ प्लेस, सर हाँ बच्चा, सर एक बार इन्फ्लेमेशन बता दीजिए। क्या बना दूं, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन अभी बताता हूँ बेटा, पहले इतना देख लो, बताता हूँ, यहीं पे बताऊंगा अभी आपको, यहाँ लिख सर बोन मैरो में कौन सा? बेटा ये रेड वाला ही बनाता है इन्फ्लेमेशन। अभी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, यहीं पे बताऊंगा आपको इन्फ्लेमेशन, ठीक है। बर्थ प्लेस बोन मैरो, डेथ प्लेस स्प्लीन। लाइफ स्पैन जो होता है बेटा इसका 3 to 5 डेज होता है। शेप ओवल। ओवल हो जाएगा। फंक्शन की अगर बात की जाए इसका, क्या होगा फंक्शन ब्लड इसका, क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। यस, ठीक है। तो टोटल ये आपका प्लेटलेट्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है। अगर क्वांटिटी की बात की जाए तो 2 लाख टू 4 लाख टू इनकी क्वांटिटी होती है, ठीक है, पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। सर हाँ बच्चा, सर प्लेटलेट्स की जो बर्थ प्लेस है वो कौन सी वाली बोन मैरो होगी? बोन मैरो में आरबीएम करता है बेटा, रेड वाला, ओके सर। ठीक है। अभी समझ में आया बेटा ये सर डेथ प्लेस क्या लिखा है? स्प्लीन, स्प्लीन बेटा जितना भी आपका बॉडी का क्या कहते हैं ना वेस्ट मटेरियल या जो काम का नहीं है, वीक है पार्ट, उसकी जो ब्लड सेल है जो किलिंग होगी वो लिवर या स्प्लीन में ही होगी जा करके, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं, वीकनेस वाले जो सेल्स है उसको हटाने का काम करते हैं, ठीक है बेटा। यस सर। ओके, तो इतना समझ में आया प्लेटलेट्स, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट समझ में आया बेटा, कोई दिक्कत नहीं? यस सर। ओके, अभी शुभ ने एक वर्ड पकड़ा यहां से, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब कहने का होता है जलन, हिंदी में इसको जलन कहते हैं।
होता है क्या है बेटा, जब आपको कोई स्कार होता है, जब आपको कोई घाव लगता है, स्पेशली जब आपको कोई फ्रिक्शन के थ्रू घाव लगता है, रगड़ लग जाती है आपको, तो उस टाइम क्या होता है, आपकी स्किन जो है वहां से टर्न आउट हो जाती है, रिमूव हो जाती है ऊपर की स्किन। जब आपने स्किन पढ़ा था बेटा, तो स्किन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर, एपिडर्मिस एंड डर्मिस, पढ़ा है ना? यस सर। यस सर। एपिडर्मिस एंड Yes, sir. डर्मिस। एपिडर्मिस जो होती है बेटा वो नॉन लिविंग होती है, डेड होती है। तो डेड कहने का मतलब है जैसे ये हमारी नॉर्मल स्किन है, अब इसके ऊपर जब कोई जर्म्स आके बैठता होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको कोई फूड या कोई भी न्यूट्रिएंट या वाटर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि डेड है ना ये, तो उसको फूड कहाँ से मिलेगा? लिविंग कंटेंट से। और लिविंग कंपोनेंट कौन सा हमारी स्किन का? डरनेस। डर्मिस रीजन है। अब आपने क्या किया, अपनी स्किन को यहां से खोल दिया, ओपन कर दिया, तो कुछ ऐसा इमिटेशन हुआ जैसे जब शादी होती है और फंक्शन चल रहा है, या कोई मान लीजिए केक कट रहा है, रिंग सेरेमनी हो रही है, या कुछ भी हो रहा है, और तभी पीछे से कोई चिल्ला दे खाना खुल गया, क्या आता है मन में? जल्दी भगदड़। जाएं और खाएं। क्या होता है? भगदड़ सब मच जाए। जाते हैं खाने की तरफ। होता है ना, भाग के जाते हो कि नहीं? अरे जिसकी हो रही उसकी हो Yes, रही, sir. जिसका केक कट रहा है कट रहा है, हमें तो मतलब किससे है? सर खाने से। खाने से मतलब है। तो बस वही है, ये आपके स्किन का ढक्कन है, और ढक्कन जैसे आपने खोला, जैसे वो एपिडर्मिस हटाई, नीचे क्या ओपन हो गया? डर्मिस। 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 तुरंत सारे आपके जो जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, जो भी आसपास सराउंडिंग में होंगे, ये भाग के आने लगेंगे वहां पर। ठीक है, ये भाग के उस डर्मिस जोन पर जो आपका होगा, स्किन का डर्मिस जोन जो होगा, उस पर आने लगेंगे। आप जैसे ही डर्मिस पे आए, तो आपके बॉडी में बेटा एक कंडीशन होती, सिचुएशन होती है, उसको कहते हैं हीमोस्टैटिस। हीमोस्टैटिस, हीमोस्टैटिस का मतलब होता है बॉडी बैलेंसिंग, यानी बॉडी सराउंडिंग के साथ बैलेंस करता है, एडजस्ट करता है। अभी कैसे बैलेंस करेगा बेटा? अब वो देख रहा है कि आपके जर्म्स, आपके जो फॉरेन सब्सटेंस है जो आपको हार्म पहुंचाने वाले हैं, वो वहां पे आ चुके हैं। तो अब क्या करेगा, ये अपने अंदर से केमिकल रिलीज करेगा, जो वाटरी फ्लूइड रिलीज करेगा। दैट फ्लूइड इज हिस्टामाइन, दैट फ्लूइड इज हिस्टामाइन। ये वाटरी फ्लूइड फ्लो करेगा, और ये वाटरी फ्लूइड जो होता है बेटा, ये हल्का सा हॉटनेस लिए होता है और थोड़ा सा एसिडिक होता है, जो उस आसपास जो आपका वुंड है उसको थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन देता है, जिसको आप लगता है कि बर्निंग हो रही है, आपको जल रहा है कुछ, इसी बर्निंग सेंसेशन को इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। ओके, अब आपके घर में कोई गेस्ट आया हो, आप उसके ऊपर बॉइल वाटर डाल दो, ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर पे बॉइल हुआ वाटर हो डाल दो, गेस्ट रुकेगा आपके घर? चला जाएगा। भाग जाएगा जा ना? ही नहीं पाएगा। बस यही चीज होती है, इसी वजह से। ओके, अंडरस्टैंड? यस सर। तो वो वाटरी सब्सटेंस कौन सा है? हिस्टामाइन। हिस्टामाइन। ठीक है, ये बर्निंग सेंसेशन है, इसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं, और गर्ल्स में दूसरी बर्निंग सेंसेशन होती है, उसको जेलेसी कहते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल वाली है, इन्फ्लेमेशन कहते हैं उसको। ठीक है, गर्ल्स में होती है ना, ड्रेस को देख करके, बुक्स को देख करके, पढ़ाई को देख करके, दैट इज सम अदर टर्म rather than इन्फ्लेमेशन। क्या कहते हैं उसको? जेलेसी। जेलेसी। इसको क्या कहेंगे, ये वाली जलन को क्या कहेंगे? इन्फ्लेमेशन। 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 सर। किसकी वजह से हुई बेटा? हिस्टामाइन हिस्टामाइन की वजह से हुई। क्लियर? हाँ बेटा, कुछ सर। पूछा था कोई? हाँ जय, बताइए। सर वो जो ब्लिस्टर जो नहीं होता था सर जलने के बाद, हाँ, तो सर उसमें वही ये हिस्टामाइन पानी नहीं आता है। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली होता क्या है, जब भी दो लेयर के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होएगा, तो आप देखते होगे कि उसके सराउंडिंग्स का जो मॉइस्चर होता है वो कंडेंस होने लगता है। ठीक है, नॉर्मली बॉटल के ऊपर देखा होगा, बॉटल के अंदर अगर आप कोल्ड वाटर भर दो तो बॉटल के बाहर ड्रॉपलेट्स आ जाती है, देखा है? यस सर। यानी बाहर वाला वाटर कंडेंस हो गया। अब जैसे ही स्किन जलती है या स्किन के ऊपर कोई चीज गिरता है जो गर्म है, तो अब स्किन के बाहर जो है वो हॉटनेस है, तो स्किन के अंदर वाला जो वाटर होगा वो कंडेंस हो जाएगा, और कंडेंस होके वो लिक्विड स्टेट में आएगा, तो ब्लिस्टर्स पड़ जाते हैं, उसके अंदर वाटर भरा होता है, आपकी बॉडी का वाटर होता है वो। ठीक है, और फिर उसके बाद साथ साथ उसमें ब्लड सेल्स और काफी पुराना हो जाता है, तो फिर ये सारी चीजें आ जाती हैं उसमें। ठीक है, यस सर। तो वो ब्लिस्टर्स होते हैं, वो अलग चीज है। बात समझ में आई? उसमें हिस्टामाइन नहीं होता। यस। कहते हैं जितना आपके वुंड में घाव हो, जो आपका जितना बड़ा है और जितना आपको इचिंग इन्फ्लेमेशन हो रहा होगा, इसका मतलब उतना ज्यादा आपका वो जो घाव है, वुंड है, वो ठीक हो रहा है।
इसका मतलब हिस्टामाइन उसका काम कर रहा है उस पर, ठीक है। ये बॉडी yes. की एक सेल्फ इम्यूनिटी है, इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है। क्लियर, बात सुन बेटा? यस सर। बेसोफिल्स क्रिएट करते हैं बेटा ये इन्फ्लेमेशन। ये हिस्टामाइन किसके थ्रू होता है प्रोड्यूस? बेसोफिल्स के थ्रू, बेसोफिल। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? शुभ, यस सर, आ गया। क्लियर है बेटा? सर यस सर। हाँ बच्चा बोलिए। सही, हीमोस्टैटिक का क्या काम होता है? बॉडी बैलेंसिंग बेटा। हीमोस्टैटिस मींस बॉडी बैलेंसिंग, बॉडी का इनर सराउंडिंग और आउटर सराउंडिंग्स जो भी हैं आपका, उनके बीच में जो बैलेंस्ड कंडीशन होगा उसको बोलते हैं हीमोस्टैटिस, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दें, जब समर सीजन होता है तो हमें यूरिनेशन करने के लिए कम बार जाना पड़ता है, और जब विंटर होता है तो बॉडी में ऑलरेडी वाटर होता है, वो एक्सक्रीट होता नहीं है, तो इसके लिए हमें ज्यादा बार जाना पड़ता है ना। तो बैलेंसिंग है ना ये बॉडी की। यस यस इसको सर। हीमोस्टैटिस बोलते हैं। अभी इसका एग्जांपल और दिखाऊंगा मैं आपको अभी इसी चैप्टर में, ठीक है। बात समझ में आई? ये नेचुरल प्रोसेस है बेटा आपकी बॉडी का। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके यस सर सर। इसमें न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया? बेटा न्यूक्लियस एब्सेंट है बेटा इसमें, यहाँ पर सर कलर पिगमेंट? कलर पिगमेंट नहीं होता बेटा, व्हाइटिश होता है, ओके न्यूक्लियस सर। एब्सेंट है। हाँ बच्चा, माइटोकॉन्ड्रिया का नहीं इसमें फंक्शन है बेटा, नॉर्मल सेल है तो नॉर्मल सेल वाली चीजें होंगी इसमें, ठीक है। जनरल चीजें इसे बताई जाती है, वही चीज बेसिक, ठीक है। चलो नेक्स्ट Yes. पार्ट आता है आपका फंक्शंस ऑफ ब्लड। अब फंक्शंस ऑफ ब्लड की बात करें तो ब्लड का कॉम्पोजिशन अगर देखें हम लोग तो जनरली यही चीजें हमारी प्लाज्मा एंड कॉर्पसेल्स, तो इन्हीं के बेसिस से फंक्शन बनेगा हमारे ब्लड का। तो फर्स्ट फंक्शन जो आता है आपके ब्लड का, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। जो सबसे पहला आपने पढ़ा था ना, नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सबसे पहला फंक्शन क्या आएगा ब्लड का? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हाट? फूड, गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2, O2, गैसेस हो गया, एक्सक्रीटरी मटेरियल, फूड मटेरियल, डाइजेस्टेड फूड, फूड मटेरियल हो गया, एक्सक्रीटरी मटेरियल हो गया, ब्लड। हाँ बेटा, ब्लड का नहीं होगा ट्रांसपोर्ट? अच्छा, हार्मोन्स। ब्लड ब्लड का ट्रांसपोर्ट करेगा, हार्मोन्स एंड अदर सब्सटेंसेस, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन। नंबर 2 इम्यूनिटी। नंबर 3 बॉडी हीट रेगुलेशन, बॉडी हीट रेगुलेशन, ठीक है। बॉडी हीट रेगुलेशन यानी बॉडी का जो जो मूविंग फ्लूइड है, आप जानते हो ब्लड है, तो ब्लड चूंकि मूव करता रहता है पूरी बॉडी में, इसकी वजह से बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है। पूरी बॉडी का टेम्परेचर एक ही रहेगा। एंड द लास्ट वन इज ब्लड क्लॉटिंग। ओके, अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। क्लियर? फंक्शन ऑफ ब्लड क्लियर? यस सर। एवरीवन बेटा समझ में आया इस चीज आपको? सामिया लेट यस बेटा, सर। समझ हीट में आया आपको? रेगुलेशन एक बार बता दीजिए। क्या चीज बेटा? सर बॉडी हीट रेगुलेशन। बॉडी हीट रेगुलेशन होता क्या है बेटा? आपकी बॉडी में कॉन्टिन्यूसली ब्लड रन करता रहता है, और जब बॉडी में कोई फ्लूइड रन करता है तो इसका मतलब वो हीट को भी तो लेके कैरी करेगा। तो इस वजह से Yes, क्या sir. होता है, बॉडी के 1 पार्ट से बॉडी के 2nd पार्ट तक के जो भी टेम्परेचर होता है वो एक ही होता है। ओके, ओके सर। क्लियर समृद्धि? यस सर। Okay, so is this clear to everyone? If you wish, you can take the screenshot of this page. सर ये ब्लड क्लॉटिंग कैसे हो रही है? दिखाऊंगा अभी, दिखा अभी इसका अगला टॉपिक हमारा यही है, ब्लड क्लॉटिंग कैसे हो रही है, कैसे होती है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा,
जो क्वेश्चन है आरव का और आप लोग सभी का क्वेश्चन होगा ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, तो हम लोग उसी को पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है ब्लड क्लॉटिंग। कैसे होता है इसके लिए हम थोड़ा सा आपको बताएंगे लिवर के बारे में। आप पूछिए लिवर का फंक्शन क्या है यहाँ पर, ठीक है। यस सर। देखिए लिवर क्या करता है बच्चा, लिवर प्रोड्यूसेस प्रोटीन जिसका नाम होता है हेपारिन एंड बी फिब्रिन या फाइब्रिन, ठीक है। हेपारिन एंड फाइब्रिन, ये दोनों जो प्रोटीन है बेटा ये ऑपोजिट इन एक्शन है, एंटागोनिस्टिक है, ठीक है। एंटागोनिस्टिक आपने मसल्स पढ़ी होंगी बेटा, बाइसेप ट्राइसेप्स यस सर। सिस्टम वाले चैप्टर में। एंटागोनिस्टिक मसल्स जो साथ में वर्क करें बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म Yes, sir. एंटागोनिस्टिक? द पार्ट व्हिच आर वर्किंग टुगेदर बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन। तो हेपारिन एंड फिब्रिन क्या है बेटा? हेपारिन इज अ एंटी कोगुलेटिंग प्रोटीन। एंटी कोगुलेटिंग प्रोटीन मींस जो कोगुलेशन यानी क्लॉट बनने ना देता हो, ठीक है। एंड फिब्रिन इज कोगुलेटिंग प्रोटीन व्हिच प्रमोट्स कोगुलेशन। अंडरस्टूड? बात समझे? यस सर। ठीक है। बॉडी सर के ये अंदर, प्लीज रिपीट कर दीजिए। ठीक है, लिवर प्रोड्यूसेस टू प्रोटीन्स नेमली हेपारिन एंड फिब्रिन। हेपारिन एंड फिब्रिन। हेपारिन प्रमोट्स एंटीकोगुलेटिंग मींस एंटीकोगुलेशन मींस ब्लड का क्लॉट ना बनने देना, जबकि फिब्रिन प्रमोट्स कोगुलेशन, ठीक है। फिब्रिन Okay, sir. कोगुलेशन को प्रमोट्स करता है, क्लॉटिंग को प्रमोट करता है। अब होता है क्या है बच्चा, दोनों साथ में वर्क नहीं करते। होता यहाँ पे है कि दोनों में से डिपेंड करता है एक्टिवनेस किसकी है, एक्टिव कौन है, ठीक है। जैसे बॉडी के अंदर जब ब्लड रन कर रहा होता है तो आप बताइए ब्लड को स्टे करने की रिक्वायरमेंट है या मूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट है? मूवमेंट। मूवमेंट। तो क्या ब्लड का क्लॉट बनना चाहिए? नो सर। नो नहीं सर। बनना अच्छा। चाहिए। यानी बॉडी के इनसाइड वेसल्स के इनसाइड क्या एक्टिव रहता है? हेपारिन, हेपारिन। ओके। लेकिन जैसे ही आपको कोई वुंड होता है, जैसे ही ब्लड आपकी बॉडी के बाहर आता है और सराउंडिंग टेम्परेचर के कांटेक्ट में होता है, वैसे ही ब्लड क्या करने लगता है? क्लॉट करता है, क्योंकि वहां पर कौन एक्टिव हो जाता है? फाइब्रिन एक्टिवेट हो जाता है। अंडरस्टूड? तब हेपारिन माइल्ड हो जाता है। अंडरस्टूड बेटा? यस सर, यस सर। बात समझ में आ गई? ठीक है। यस। अच्छा, अगर यही चीज है तो फिर जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो जो पाउचेस में या बॉटल्स में ब्लड भरा जाता है वो क्लॉट क्यों नहीं करता? वो भी तो क्लॉट करना चाहिए। क्या मतलब? जो आपकी बॉडी से ब्लड निकलेगा तो फाइब्रिन एक्टिवेट हो जाएगा, यस और नो? यस यस सर। सर। तो जैसे ही फाइब्रिन एक्टिवेट होगा तो वैसे ही ब्लड क्लॉट होना चाहिए, जम जाना चाहिए, कर्ड जैसा होना Airtight। चाहिए, होना चाहिए ना। तो जो आपने सर, उसको- ब्लड डोनेट किया उसको जो पाउचेस में या बॉटल्स में भरा गया उसमें क्यों नहीं क्लॉट हुआ? सर कोई फेवरेबल कंडीशन में रखते होंगे उसको? सर नॉर्मली तो आपके बॉडी में ऐसे ही करके एक ड्रिप लगी होती है और नॉर्मली ऐसे स्टैंड लगा होता है और उस पर चढ़ रहा होता है, वहां कहाँ कंडीशन होती है? या तो आपको फ्रिज के अंदर बैठा करके भरा जाए ब्लड। सर एयर टाइट होता है। बेटा पॉलिथिन है या बॉटल है, 1% 2% तो एयर गई होगी ना उसमें। जब बनी होगी तब एयर नहीं गई होगी, इवैक्यूएट करके थोड़ा रखते हैं। सर बनी होगी सर, पहले ही रोक देते हैं सर, जब जब खत्म पहले ही से ये होगा। कर देते हैं उसमें। नहीं अब सर, जैसे प्लाज्मा जब का कुछ नहीं करते बेटा, उसमें इंजेक्शन डाल करके पहले से ही फिब्रिन डाल देते हैं लिक्विड स्टेट में, यहाँ से आर्टिफिशियल फिब्रिन, ठीक है। समझ में आया? अब जब सर ब्लड एक जाता है, फिब्रिन करता क्या है? हाँ सर फिब्रिन क्या करता सॉरी है? फिब्रिन कह रहा हूँ, हेपारिन डालते हैं, ठीक है। उसमें फिर से हेपारिन डाल देते हैं ताकि अंदर लिक्विड स्टेट में रहे, उसके बाद जाके उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर लेते हैं। बात तो समझे? सर अगर ना डालें तो? नहीं डालेंगे तो फिर जैसे कर्ड होता है ना दही, वैसे निकल के बाहर निकलेगा कुछ टाइम के बाद। फिर लस्सी बना के तो पिला यस देगा, सर। फिर लस्सी बना के पिलाना पड़ेगा उसको, कि जाएगा तो है नहीं। वेसल्स छोटी छोटी होती है ना, यस। इतनी छोटी छोटी वेसल्स हैं, इतना बड़ा कर्ड का क्लॉट कहाँ से अंदर जाएगा इसके? जाएगा? नो सर। नो तो सर। फिर पिलाना पड़ेगा उसको, समझे? यस। यस सर। और बाहर से इंजेक्शन लगा करके उस पर पहले से ही हेपारिन डाल देते हैं
और उसके बाद उसमें फ्लूइड भरते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके। यस सर। अब ये होता कैसे है, अब देखिए कैसे होता है ये। नॉर्मली सपोज करिए ये आपकी एक ब्लड वेसल है, दिस इज योर ब्लड वेसल। ठीक है, इसमें ऐसे ब्लड एंटर कर रहा है और ऐसे करके एग्जिट कर रहा है, दिख रहा है? यस सर। नॉर्मल ऐसे ब्लड जा रहा है। आपको कुछ मन किया, आपने उठाया नाइफ या डॉगी के पास चले गए और अटैक करवा लिया अपने ऊपर। तो जैसे अटैक करवाएंगे वैसे ये वेसल्स ऐसे खुल जाएगी, खुल जाएगी ना? Yes, sir. यस ठीक सर। है, अब ये ऐसे करके वेसल खुल गई है। अब ये वेसल्स आपकी ऐसे खुली है। आप जानते हो वेसल्स के अंदर ऑलरेडी हाई प्रेशर होता है, ब्लड को फ्लो करना होता है ना, हाई प्रेशर होता है। और वेसल्स Yes, के sir. बाहर, स्किन के बाहर जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? लो Low. होता है। Low. तो हमेशा कोई भी फ्लूइड जो मूव करती है वो हाई टू लो के लिए इजीली मूव कर सकती है। तो अब ये फ्लूइड जो ऐसे जानी चाहिए थी सामने की तरफ, ऐसे ना जाकर के क्या करने लगेगी? ऐसे जाने बाहर। लगेगी, ऐसे जाने लगेगी। यानी क्या शुरू हो जाएगी? आपको ब्लीडिंग Bleeding. शुरू हो जाएगी। बात समझ में आया? यस Yes, sir. क्लियर है? ये क्यों होगा बेटा? क्योंकि वेसल्स के अंदर नॉर्मल प्रेशर कैसा था? हाई प्रेशर था। और वेसल के बाहर कैसा प्रेशर था? लो लो प्रेशर Low. था। तो अब ये डायरेक्शन ऐसे अंदर ना होकर, सामने की तरफ ना होकर के कैसे हो जाएगी? बाहर की तरफ लगी, यानी आपकी बॉडी से ब्लड बाहर इजेक्ट होने लगा। जैसे ही ये चीज हुआ, आपके बॉडी के पास सेंस हुआ कि आपकी बॉडी ब्लड लूज कर रही है, तुरंत कौन एक्टिव होगा? एक कंडीशन जिसको कहा जाता है हैपन। हीमोस्टैटिस। Static. हीमोस्टैटिस कंडीशन फिर एक्टिवेट होगी, यानी बॉडी बैलेंसिंग, बॉडी फ्लूइड लूज कर रहे हैं आप। जैसे ही बॉडी फ्लूइड लूज कर रहे हैं, अब क्या होगा? तुरंत यहां पे आपके इंजर्ड टिश्यू एंड प्लेटलेट्स, इंजर्ड टिश्यू एंड प्लेटलेट सॉरी, ये सबसे पहले काम क्या करेंगे? सबसे पहले एक मिनट जरा रुकिएगा। सबसे पहले हीमोस्टैटिस कंडीशन होगी, ये माइल्ड करेंगे हेपारिन को। हेपारिन को माइल्ड करने की रिक्वायरमेंट हो गई ना? माइल्ड मतलब सर? कमजोर करना, वीक करना, इनएक्टिव करना। इनएक्टिव करेंगे ना। उसके साथ साथ हीमोस्टैटिस कंडीशन हुई है, तो यहां पर वैसो कंस्ट्रिक्शन होने लगेगा इस तरह से। बिल्कुल कर रहा हूं बेटा। सर ये क्या होता है? सबसे पहले जैसे ही आपको इंजरी हुई, हीमोस्टैटिस एक्टिवेट हुआ और हीमोस्टैटिस ने सबसे पहले वैसो कंस्ट्रिक्शन कर दिया। वैसो कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है वेसल्स का कंस्ट्रिक्ट हो जाना। वेसल्स का कंस्ट्रिक्ट होना मतलब, अब जैसे सपोज करो आप अगर सीएमएस आप गए हो, नॉर्मली जाते ही होगे, तो उसके बगल में वो जो रास्ता गया आपने देखा होगा, उस रोड पे बहुत सारे ऐसे बने हुए हैं रंबल स्ट्रिप्स, देखा है? जहां पर बच्चे लोग बहुत Yes, तेज से sir. साइकिलिंग करते थे। वो जो इंडियन गैस एजेंसी वाली रोड है उसमें देखा होगा, काफी सारे ये बने हुए हैं। यस सर। बने हैं ना? अब बताओ मुझे, साइकिलिंग इस पे करना इजी होता है या इस ऐसे पे, ऐसे रोड पे? सेकंड वाले रोड ए पर और रोड बी पर? ए ए पर ए पर क्यों इजी है बेटा? स्मूथ सरफेस स्मूथ है, स्मूथ नो सरफेस है। फ्रिक्शन। और स्पीड कैसी रहेगी आपकी? हाई। हाई हाई रहेगी ए वाले पर, ठीक है? समझ में आया? स्पीड हाई रहेगी। लेकिन बी वाले पर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगी स्पीड लो स्पीड लो हो Decrease. जाएगी। तो बस वही चीज है, वेसल्स जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ब्लड की स्पीड क्या हो जाएगी? यहाँ पर Low. डिक्रीज। ब्लड की स्पीड स्लो हो जाएगी। इसीलिए सबसे पहला इवेंट क्या होगा यहाँ पर? द इवेंट 1 विल बी वैसोकंस्ट्रिक्शन। Vasoconstriction. क्लियर? बात समझ में आ गई? Yes, sir. वैसोकंस्ट्रिक्शन के बाद क्या हुआ आपका? ब्लड की स्पीड थोड़ा स्लो है ताकि ब्लड धीरे धीरे बाहर निकले, ठीक है? सेकेंड स्टेप क्या होएगा आपका? इंजर्ड टिश्यू प्लस प्लेटलेट्स क्या करेंगे बेटा? माइल्ड कर देंगे हेपारिन को। ओके, दे विल माइल्ड हेपारिन। हेपारिन माइल्ड करना क्यों जरूरी है बेटा? क्योंकि हेपारिन अगर रहेगा ब्लड में तो कभी भी उसको क्लॉट करने नहीं देगा, ब्लड बाहर निकलता रहेगा भले स्लो स्पीड में निकले। बात समझे? Yes, यस sir. सर समझ में आ रही बेटा सबको? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर?
नो No, सर sir. ठीक है, इसके साथ साथ एक्टिवेट करेगा, एक्टिवेट एन एंजाइम नोन एज थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम है ये। ओके, अंडरस्टूड? बहुत आराम से धीरे धीरे समझिए। सबसे पहले आपका नॉर्मल ब्लड वेसल था, ब्लड रन कर रहा था, इंजरी हुई ड्यू टू हाई एंड लो प्रेशर डिफरेंस, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस ब्लड स्टार्टेड परफ्यूजिंग आउटसाइड ऑफ बॉडी, इजंट इट? यस। तो सबसे पहला स्टेप Yes, क्या sir. हुआ? ड्यू टू ह्यूमोस्टैटिस कंडीशन सबसे पहला स्टेप क्या हुआ? वैसोकंस्ट्रिक्शन। Vasoconstriction. वैसोकंस्ट्रिक्शन के बाद जो इंजर्ड टिश्यू है, जहां पे इंजरी हुई है, प्लस प्लेटलेट्स क्या करेंगे? सबसे पहला काम माइल्ड कर देंगे हेपारिन को। रीजन क्या है इसका? क्योंकि अगर ये माइल्ड नहीं हुआ तो ब्लड क्लॉट होगा ही नहीं, नहीं ब्लड बनेगा। बाहर निकलता रहेगा। एक्टिवेट करेंगे एंजाइम को, इसका नाम होगा थ्रोम्बोकाइनेज। Thrombokinase. इसका अदर नेम Thrombo- थ्रोम्बोप्लास्टिन भी है, ठीक है? इसका अदर नेम थ्रोम्बोप्लास्टिन भी है। थ्रोम्बोकाइनेज सबसे पहले क्या करेगा बेटा? एक्टिवेट करेगा प्रोथ्रोम्बिन को। प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट प्रोथ्रोम्बिन एंड प्रोथ्रोम्बिन with calcium produces thrombin. Okay, thrombokinase enzyme activates prothrombin and prothrombin combines with calcium, converts it in the thrombin. समझ में आया बेटा? समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। थ्रोम्बोकाइनेज ने एक्टिवेट किया किसको? एक्टिवेट Prothrombin. प्रोथ्रोम्बिन एंड प्रोथ्रोम्बिन कंबाइंस विद कैल्शियम, कैल्शियम कन्वर्ट्स इट ओनली Thrombin. thrombin, again thrombin with the help of calcium and vitamin K. तो थ्रोम्बिन भी एंजाइम है? नहीं, थ्रोम्बिन प्रोटीन है बेटा। यहाँ एंजाइम जहां पे मैंने वहां ब्रैकेट में मेंशन कर दिया है, बाकी सारी प्रोटीन्स हैं, इंटरमीडिएट प्रोटीन्स। ओके, हमें लास्ट में क्या प्रोड्यूस करना है? फिब्रिन। फिब्रिन। तो हमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स देखने पड़ेंगे ना। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स में थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन विद कैल्शियम एंड विटामिन के प्रोड्यूसेस फाइब्रिनोजन। क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? फाइब्रिनोजन, ठीक है? तो ये भी प्रोटीन है? हाँ बच्चा, हाँ ये भी प्रोटीन है। प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम एंड विटामिन के प्रोड्यूसेस फाइब्रिनोजन, ठीक है? ये जितनी भी चीजें प्रोड्यूस हैं बेटा, ये तीनों चीजें, इसीलिए मैंने सेम लाइन पे लिखा है, दिस कैन इजीली डिसॉल्व इन ब्लड, these are soluble in blood, dissolve in blood, ठीक है? ये ब्लड में आराम से घुल जाती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं। बात समझ आई बेटा? प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, दे कैन इजीली डिसॉल्व इन ब्लड। ओके, अंडरस्टूड? यस सर। Fibrinogen then converts into a protein known as fibrin, and fibrin is insoluble in blood, insoluble in blood। अब ब्लड में कैसा है? ये इनसॉल्युबल है। तो इनसॉल्युबल है तो ऑब्वियस सी बात है, जहां पर इंजरी हुई थी ये पार्ट ओपन था सपोज करो, तो फिब्रिन स्टार्ट मेकिंग फाइबर्स, ये फाइबर्स फॉर्म करेगा और फाइबर्स जा करके ऐसे करके इसको ऐसे कवर करना शुरू कर देंगे टू फॉर्म अ मैश लाइक नेटवर्क, एक जाल जैसा बना लेंगे, ठीक है? आप ऊपर का जो एनिमेशन चल रहा है उसमें भी आप देख सकते हो सर। हाँ बच्चा, सर एक बार फाइब्रोनेजिन की बात बता दीजिए, बता रहा आवाज करते। बता रहा हूँ बेटा, एक मिनट, ठीक है? देखिए, सबसे पहले इंजर्ड टिश्यू ने माइल्ड किया हेपारिन को और एक्टिवेट किया थ्रोम्बोकाइनेज को। थ्रोम्बोकाइनेज ने एक्टिवेट किया प्रोथ्रोम्बिन को, प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम फॉर्म्स थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन विद कैल्शियम एंड विटामिन के फॉर्म्स फाइब्रिनोजन। ऑल दीज थ्री थिंग, फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन एंड प्रोथ्रोम्बिन आर सॉल्युबल इन ब्लड, मतलब ये लिक्विड स्टेट में होगा।
लेकिन फिब्रिनोजन कन्वर्ट होगा फाइब्रिन में। तो फाइब्रिन कैसा होगा, सेमी सॉलिड या हल्का सा सॉलिड कंटेंट बनने लगेगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा इस तरह से, ठीक है। और ये फाइबर्स जाके इंजर्ड टिश्यू को ऐसे कवर कर लेंगे, जिसको कहते हैं मेश, यानी पूरा एक जाल बना लेंगे, ठीक है। अब जब ये जाल बन गया, मेश बन गया, अब खुद सोचो जब ब्लड कंटेंट वापस आएगा, तो अब अगर आप सोचो ब्लड को छलनी से बाहर डाल रहे हो, तो कौन सा कंटेंट फिल्टर होके बाहर आएगा, लिक्विड। ओनली प्लाज्मा, और बाकी ब्लड सेल्स क्या हो जाएंगी यहाँ पर, ब्लड सेल्स क्या हो जाएंगी यहाँ पर, स्टक होने लगेंगी, होगा ना, ब्लड सेल यहाँ पे Yes. स्टक हो Yes, गए, sir. और स्टक होते 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 तो ये पूरा जो ओपन एरिया था उसको उसने क्या कर लिया, ऐसे ये जो ओपन एरिया था उसको क्या कर दिया, पूरा क्लोज कर दिया। अब जैसे ही ओपन एरिया क्लोज हो गया, फिर अगेन हीमोस्टैटिस कंडीशन जनरेट हुई, हीमोस्टैटिस कंडीशन जैसे ही जनरेट हुई, तो बाद में क्या हो गया, वैसोडाइलेशन, वैसोडाइलेशन यानी वेसल्स डायलेट कर गई, और जैसे वेसल्स डायलेट हो गई और हेपारिन फिर से एक्टिवेट हो गया। क्लियर, बात समझ में आ गई, यस सर। ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर दूं बेटा ये सबके लिए, Yes, sir. ओके। स्टार्टिंग करते हैं बेटा टॉपिक की, ब्लड क्लॉटिंग की। ब्लड क्लॉटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है आपके लिवर का। रीजन क्यों, कि लिवर प्रोड्यूस करता है 2 प्रोटीन्स, वन इज हेपारिन, अदर इज फाइब्रिन। हेपारिन इज एंटी कोगुलेटिंग प्रोटीन, मींस जो कोगुलेशन होने नहीं देता है, और फिब्रिन इज अ कोगुलेटिंग प्रोटीन विच प्रमोट्स कोगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग, ओके। तो जैसे ही आपको इंजरी होती है, आप देखते हो आपके ब्लड वेसल्स में नॉर्मली हाई प्रेशर होता है, और प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो आपका ब्लड है वो आपके वेसल से निकलकर, स्किन से निकलकर बाहर आने लगता है। तो इसी कंडीशन को रोकने के लिए हीमोस्टैटिस कंडीशन जनरेट होती है, और हीमोस्टैटिस कंडीशन क्या करती है बेटा, सबसे पहले वैसोडाइलेशन कर देती है, यानी वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देती, सॉरी वैसो कंस्ट्रिक्शन कर देती है, यानी वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है ताकि ब्लड की जो स्पीड है वो स्लो हो जाए। ब्लड की स्पीड स्लो हो जाएगी, उससे क्या होएगा, तो जो आपके इंजर्ड टिश्यू और प्लेटलेट्स हैं वो सबसे पहले माइल्ड करेंगे हेपारिन को, ताकि ब्लड की क्लॉटिंग स्टार्ट हो, और एक्टिवेट करेंगे थ्रोम्बोकाइनेस को, ठीक है बेटा। एक्टिवेट करेंगे किसको, थ्रोम्बोकाइनेस को, ओके। थ्रोम्बोकाइनेस स्टार्ट एक्टिवेटिंग प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन विद कैल्शियम फॉर्म्स थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन अगेन विद कैल्शियम एंड विटामिन के फॉर्म्स फाइब्रिनोजन, एंड फाइब्रिनोजन देन कन्वर्ट्स टू फाइब्रिन। और ये जो ऊपर के 3 कंटेंट थे, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन, एंड सॉल्युबल इन ब्लड, कैन डिसॉल्व इन ब्लड, बट जो फिब्रिन फॉर्म होगा वो इनसॉल्युबल ब्लड है, इनसॉल्युबल इन ब्लड होगा बेटा। ये फाइबर्स फॉर्म करेगा, और फाइबर्स जाकर के जो ओपन एरिया है जहाँ पे इंजरी हुई थी उसको जाकर कवर कर लेंगे और मैश बना देंगे। अब मैश होगा तो जब ब्लड निकलेगा तो ब्लड फिल्टर हो जाएगा, ब्लड सेल्स रुक जाएंगी अंदर, प्लाज्मा केवल बाहर निकलेगा, ठीक है। और धीरे धीरे जब ब्लड सेल्स स्टक करेंगी उस पूरे मैश में, तो उस पूरे ओपन एरिया को क्लोज कर देंगी, और उसके बाद ना प्लाज्मा बाहर निकलेगा ना ब्लड बाहर निकलेगा। उसके बाद नॉर्मल कंडीशंस हो गई, इंजरी पूरी कवर अप हो गई। जब कवर अप हो गई तो उसके बाद वैसोडाइलेशन हो जाएगा और हेपारिन फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई, Yes, sir. कोई दिक्कत? यस सर, नो सर। कोगुलेशन मतलब होता क्या है? शाबाश। मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, हर्डलिंग। कर्डलिंग। और एक वर्ड और दिया जाता है, फर्मेंटेशन। नहीं, कोगुलेशन, कोगुलेशन, थक्का बनना। मिल्क देखा ही थक्के जैसा हो जाता है, क्लॉट क्लॉट हो जाते हैं बड़े बड़े से, यस Yes, sir. तो उसको कोगुलेशन कहते हैं, ओके। एक फिनोमेना पढ़ोगे आप, डिस्पर्जन, कोगुलेशन, केमिस्ट्री में मेनली पढ़ेंगे। कोलाइड्स जब पढ़ोगे आप, तो कोलाइड्स में आप पढ़ोगे कोगुलेशन, ठीक है, थक्का बन जाना, क्लॉट बन जाना, ठीक है। सेमी जो सॉलिड पार्ट होता है, ठीक है। कुछ बच्चे शैतान होते हैं, तो वो जो आपकी जो पपड़ी पड़ती है उसको निकाल देते हैं, तो क्या होगा, आपने जो एक कवरिंग बनाई है, मैश बनाया, अगर आपने निकाल दिया तो क्या होगा, ब्लड विल अगेन कम। ब्लड स्टार्ट कमिंग आउट, है ना, फिर से हो जाएगा ना, ब्लड बाहर आ जाएगा दोबारा। Yes, sir. तो होता है ना, बच्चे शैतानी करते हैं ना, ऊपर की ये चीज निकाल देते हैं, यस सर। तो ये चीज शुरू हो जाती है। अच्छा, इससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे अभी स्क्रीन को देखिएगा, मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोटीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड,
फिब्रिन। पक्का? अगली Yes, नॉट sir. अगली बताइए। यस सर। व्हाट इज द Sir, नेम एक ऑफ second. मिनरल रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? तो क्या बोला? व्हाट इज द नेम ऑफ मिनरल रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? The calcium. थ्रोम्बोकाइनेज। हाँ, थ्रोम्बोकाइनेज। मिनरल, The calcium. कैल्शियम। मिनरल्स या मेटल में अगर नाम बोला जाएगा तो कैल्शियम। व्हाट इज द नेम ऑफ एंजाइम व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? थ्रोम्बोकाइनेस। Thrombokinase. The other name of thrombokinase? थ्रोम्बोप्लास्टिन। Thromboplastin. The name of vitamin responsible for clotting of blood? The Vitamin K. Vitamin K. A deficiency of vitamin K disease होती है हीमोफीलिया। याद है? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, नेम ऑफ अ जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? सर आपने बताया ही नहीं, बोलिए। यस सर। देखिए, जीन फैक्टर 8, gene factor 8 which mainly responsible for promotion of vitamin K in your body, production of vitamin K in your body। ठीक है? सर थ्रोम्बोकाइनेज का नेक्स्ट नेम क्या था? थ्रोम्बोप्लास्टिन। स्पेलिंग सर? थ्रोम्बो करके प्लास्टिन लगा तो PLASTIN। ओके। अच्छा, एक सर वर्ड इससे सुनो। कितने हाँ, क्या चीज? सर इससे कितना टाइप, इतने ही टाइप के क्वेश्चन पूछेगा? अरे सर, ये पूछेगा प्रोसेस, अगर पूछा तो प्रोसेस पूरा ये बताया है, बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने और बता दिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताओ मुझे इसमें। व्हाट इज सेरम? जागृति एक मिनट, व्हाट इज सेरम? हिस्टामाइन। Rest of the plasma. Heparin. Without fibrin. A plasma without fibrin is known as serum. हेपेरिन होगा सर इसमें। क्या? सर उसमें सर हेपेरिन होगा क्या? किसमें? हाँ, फिब्रिन को छोड़ के बाकी जो लिक्विड पोर्शन होगा प्लाज्मा का, दैट इज सेरम। ओके, लास्ट ईयर 9th में पढ़ा होगा डिजीज वाले चैप्टर में थोड़ा सा, सेरम एंटीबॉडीज। जागृति Yes, याद sir. है ना? Yes, sir. हॉर्स का सेरम चढ़ाया जाता था जब स्नेक बाइट करते थे, Yes, sir. याद है? और आजकल भी कोविड में Yes, sir. सेरम यूज होता है। कहा जाता है ना, Yes, ब्लड sir. डोनेट करने के लिए, ब्लड डोनेट किया जाए तो ब्लड में क्या, कौन सा पोर्शन? सेरम पोर्शन। सेरम इसलिए किया जाता है बेटा क्योंकि प्लाज्मा में आपके एंटीबॉडीज होते हैं। ठीक है? अगर फिब्रिन जाएगा तो फिर ब्लड क्लॉट हो जाएगा, इसलिए फिब्रिन रिमूव कर देते हैं वहां से, ओनली सेरम चढ़ाते हैं। सेरम मतलब प्लाज्मा और बाकी फ्लूइड, और उस फ्लूइड में एंटीबॉडीज। तो जब किसी बंदे को वैक्सीन देते हैं तो उसमें नॉर्मली होता है, या ब्लड देते हैं तो उसमें होता है। ओके, इसलिए बोला गया था जो कोविड है वो अपना ब्लड डोनेट करें। ओके, ब्लड का कौन सा पोर्शन? प्लाज्मा। प्लाज्मा पोर्शन, जिसको सेरम बोलते हैं। ठीक है? अब जो ब्लड सर होता है, जीन हाँ बेटा, जीन फैक्टर 8 क्या था? जीन फैक्टर 8 है जो रिस्पॉन्सिबल है आपके बॉडी में विटामिन के या क्लॉटिंग को प्रमोट करने के लिए। और सर ये है क्या? एंजाइम? अरे जीन है बेटा, जीन, जीन ऑफ द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग। यस सर। ओके, इन द तो डेफिशिएंसी वो ऑफ क्या दिस, सर, जब कहते हैं कि सिर्फ ब्लड से प्लेटलेट्स एक्सट्रैक्ट करके डोनेट किए हैं और सर बाकी चीजें नहीं? जो डोनेशन होता है, मेरा नेक्स्ट टॉपिक ही है यहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसी को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, तो शायद यही शुरू करें इन सब बातों के सब बीच में। ठीक है? सर, एक बार सर पहले लास्ट वाली स्लाइड दिखा दीजिए। जल्दी से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, ये टॉपिक समझ में आया इतना, ब्लड क्लॉटिंग? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया? यस और नो? Yes, यस सर। ओके, नेक्स्ट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो यहां पे क्या होता है बेटा? द प्रोसेस ऑफ गिविंग blood to needy person is known as blood transfusion। क्या कहते हैं बेटा इसको?
किसी रिक्वायर्ड पर्सन को ब्लड दिया जाना, डोनेट किया जाना, प्रोसेस क्या बोला जाता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अच्छा, इसके रिलेटेड एक एक्स्ट्रा अगर चीज बताऊं मैं आपको, तो दो तरीके के फ्यूजन होते हैं बेटा, सिस फ्यूजन एंड ट्रांसफ्यूजन। फ्यूजन कॉमन, ओके। वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ फ्यूजन, सिस फ्यूजन एंड ट्रांसफ्यूजन। ओके बेटा, ट्रांसफ्यूजन Yes. मींस क्या होगा? डोनेटिंग ब्लड टू अदर, ठीक है, किसी दूसरे को ब्लड देना। मान लीजिए किसी वजह से मेरी बॉडी से ज्यादा ब्लड लॉस हो गया, तो मुझे क्या होगा? ब्लड किसी से लेने की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं किसी दूसरे इंसान का ब्लड लूंगा, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके, बात समझ में आ गई? सर ग्रुप अलग होगा तब भी दे सकते हैं? अरे सर, ऐसी छोटी छोटी बातें ना बताया करो सर, ये तो जनरल क्लास 6, 7, 8 के बच्चे को पता होगा। अगर ब्लड नहीं सर, सर मान लीजिए ए बी है तो उसमें हमने ए पॉजिटिव का डाल दिया तो क्या करें, होगा? बताऊंगा अभी ट्रांसफ्यूजन कैसे होता है, किसको कौन दे सकता है, ठीक है। लेकिन ये जनरली हमें पता होना चाहिए, जो हमें ब्लड चाहिए मुझे, वही हम ले सकते हैं, ठीक है। सर हाँ सर। सर वो बोल रहा है कि अगर ए को बी दे दे तो क्या अरे होगा? बड़े भाई, बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिव रहना। पॉजिटिव रहना। अरे मतलब कुछ नहीं होता, ये मेरा ब्लड ग्रुप है, मतलब कुछ नहीं होता इसका, बताऊंगा अभी इसका क्या होता है, ठीक है। यस। सो ऑलवेज व्हाट? बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव। तो पहली चीज मैं बता रहा हूं आपको, ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन मतलब जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को ब्लड देता है, तो इस प्रोसेस को आप बोलते हो ट्रांसफ्यूजन। ओके, तो यही लिख देंगे? हाँ यही डेफिनेशन लिखेंगे? हाँ सर, वो तो मैंने लिखा है, मैं आपको अलग से चीज बता रहा हूँ कुछ। ब्लड ट्रांसफ्यूजन डेफिनेशन आप ये लिखोगे जो मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। अब ये Okay, समझो, sir. जब आप किसी अदर पर्सन से ब्लड लेते हो, सेम ब्लड ग्रुप वाले से, तो उसको क्या बोलोगे बेटा? ट्रांसफ्यूजन। बट जैसे आप लोग अभी यंग हो, आपकी बॉडी में खूब सारे ब्लड सेल्स बन रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक शैतानी सूझे कि आप क्या करो, अपने बॉडी में छोटा सा से होल करो और ऐसे करके बॉटल में ब्लड भर लो, और बॉटल में ब्लड भरने के बाद अपने फ्रिज में लगा लो जा करके, कि जब कभी मेरी एज जब 50-60 प्लस होगी और मेरे बॉडी में कभी ब्लड की डिफिशियंसी होगी, तब मैं वो ब्लड अपने चढ़वा लूंगा। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज सिस फ्यूजन। फ्यूजन। मतलब खुद का ब्लड, ए का ब्लड ए को चढ़ाया जाना, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं सिस फ्यूजन, ठीक है। सर ऐसा होता है? अब आप सोचो, हो सकता है? नो सर, इम्पॉसिबल। सर हो क्यों नहीं सकता? नहीं हो सर ये एक सकता। और बता दीजिए। सर हो सकता है। ट्रांसफ्यूजन नॉर्मली होता है बेटा पर्सन ए टू पर्सन बी, ओके, दिस इज ट्रांसफ्यूजन। सिस फ्यूजन पर्सन ए टू पर्सन ए, मतलब मेरा ही ब्लड दोबारा मेरे चढ़ाया गया। हो अच्छा। सकता है? नहीं हो सकता? नो सर। सर हो सकता है अगर हम लोग स्टोर कर लें। हाँ, ऑब्वियसली बात है भाई, हम कंडीशंस बनाए हमारे घर में, जैसे आपकी लैब्स में होती हैं, आप अपना ब्लड डोनेट कर करके स्टोर कर दीजिए, उस पर नेम लिखवा लीजिए शुभ शुक्ला, ऐसे, क्योंकि ब्लड ग्रुप तो चेंज नहीं होगा, कभी स्टोर करके रख लेते हैं। 15-20 साल में अगर मान लीजिए कभी इंजरी होती है या कुछ होता है, जब डिफिशियंसी होती है ब्लड की, तो हम नॉर्मली वही ब्लड उठा के चढ़वा ले अपने। हो सकता है ना? यस। ब्लड खराब हो लेकिन जाएगा। normally- एक्सपायरी हाँ? नहीं होगा? बच्चा एक्सपायरी नहीं नॉर्मल होगा? कंडीशंस में हम नहीं रख रहे हैं, हम उसको जो रिजर्व्ड कंडीशन है वहां रख रहे हैं ना, प्रिजर्व करके प्रॉपर। मैंने एग्जांपल दिया फ्रिज में रखो, मतलब हमने नॉर्मल लैब में रखा है उसको। सर लाइफ टाइम के लिए ब्लड खराब नहीं होगा? अगर प्रॉपर कंडीशन दी जाएंगे तो नहीं खराब होगा। अरे 3-4 महीने के लिए चलो नहीं खराब होगा, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। आपने अगले 3 महीने के लिए स्टोर कर लिया, आप अपना ब्लड रखने के बाद सड़क पे जो है बिना हाथ पकड़े बाइक चला रहे हो, कि देखते हैं क्या होता है, तब तो हो सकता है, यस सर, तब हो सकता है ना। स्टंट करने का हो गया, जैसे लोग लाइफ इंश्योरेंस करवा लेते हैं तो फिर कुछ भी करते हैं, क्यों, क्या है। होगा? यस सर। क्या होगा? हमें तो मिल ही जाएगा, होता है ना। सर हाँ बच्चा। यस सर। सर ब्लड डोनेशन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कोई डिफरेंस है? डोनेशन बेटा एक उसको नॉर्म दिया गया है, जनरली हम लोग बोलते हैं, लेकिन साइंटिफिकली उसको क्या बोला जाता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोला जाता है, ठीक है। सर दोनों सेम है? हाँ दोनों सेम है। अभी ये समझ में आया बेटा?
इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, मैं आपको बाद में दूंगा, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, नॉर्मली ऐसा हम लोग करते नहीं है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, मैं आपको बताऊंगा, ऐसा एग्जाम्पल आपको मिलेगा। लेकिन अभी सर अभी mainly अभी हम लोग आपने हाँ बताइए। अभी आपने बोला जब ब्लड डोनेशन करते हैं हाँ। तो उसमें आर्टिफिशियल हेपेरिन डाल देते हैं। डाल देते हैं। अब उसको किसी की बॉडी में डाला तो वहां तो क्लॉट बनेगा ही नहीं इंजरी के टाइम। इंजरी उसको क्यों होगी, इंजर्ड इंसान में क्यों डालेंगे, इंजरी क्लोज करने के बाद डालेंगे ना उस ब्लड को, इंजरी बंद करने के बाद, उसके बाद में जब इंजरी होगी तब उसका फिर से नहीं थ्रोम्बोकाइनेस एक्टिवेट होगा, यस सर। तो हमेशा के लिए थोड़ा ना काम करेगा वो, तो दोनों एक साथ काम करेंगे। अभी यहाँ पढ़ते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की स्टडी करी थी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेनली ब्लड ग्रुप्स बताए थे, ब्लड ग्रुप, और ब्लड ग्रुप बताने वाले एक साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत सारी स्टडी करी, जिनका नाम था मिस्टर कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। इनको फादर ऑफ हिमेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड ग्रुप की स्टडी सबसे ज्यादा, इन्होंने ब्लड के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, इन्होंने बहुत कुछ बताया, ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। ब्लड ग्रुप की स्टडी करी थी इन्होंने। सर TEE है। TEINER, लैंडस्टीनर, ओके फादर ऑफ ब्लड ग्रुप, रवि, आपने कुछ और बोला? हिमेटोलॉजी, यस HAE। हिमेटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ब्लड, ठीक है। इन्होंने बेटा सिस्टम्स दिए थे, तो पहला सिस्टम जो था इनका दैट वाज ABO सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम इज ABO, ठीक है। ABO सिस्टम से पहले दिया था इन्होंने। ABO सिस्टम में क्या था बच्चा कि इफ अ पर्सन कैरी एंटीजन A टाइप ऑन RBCs, ठीक है। एक्चुअली आपके बॉडी में एंटीजन और एंटीबॉडी के बेसिस पे इन्होंने डिफाइन किया था, इफ अ पर्सन कैरी A टाइप प्रोटीन ऑन योर RBC, द पर्सन मस्ट हैव A ब्लड ग्रुप, ठीक है। अगर किसी पर्सन के RBC पर A टाइप का प्रोटीन है तो उसको क्या बोलेंगे, A टाइप का एंटीजन है तो उसे क्या बोलेंगे, ब्लड ग्रुप A ब्लड ग्रुप बोलेंगे। इफ अ पर्सन कैरी B type of antigen, B type of antigen on RBC, the person having blood group B. If a person do not have any antigen on the RBC, do not have any, तो उसको क्या बोलेंगे, हाँ, नो, उसको बोलेंगे जीरो ब्लड ग्रुप, जीरो ब्लड ग्रुप। जीरो मतलब कुछ नहीं, और जीरो को लैटिन में बोला जाता है ओने। लैटिन में क्या बोलते हैं, ओने, और शॉर्ट में बोलते हैं ओ, इसलिए रोबोट 2.0 मूवी आई थी, 2.0, ओ का मतलब ओने, ओ का मतलब जीरो, तो ये एक्चुअली जीरो है, हम लोग इसको इंग्लिश वाला ओ पढ़ते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड? यस बात समझ में आई? यस सर। हम लोग कॉमनली अब तक पढ़ते चले आ रहे थे ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, बोलते भी है ओ ब्लड ग्रुप, लेकिन ओ ब्लड ग्रुप नहीं है वो। कौन सा ब्लड ग्रुप है, जीरो जीरो ब्लड ग्रुप, ठीक है। और नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं इसको, ओ ब्लड। ओ ब्लड। और ओ एक्चुअली मैथमेटिक्स वाला है, लैटिन वाला है, जिसका मतलब क्या है, ओने या जीरो, ठीक है, समझे? यस सर। बाद में इनके साथ दो कोवर्कर और थे जो इनके साथ स्टडी कर रहे थे, इनके स्टूडेंट थे जो काम कर रहे थे। उन्होंने देखा एक RBC और होती है, बाद में जब पता चला कि उस पर दोनों प्रोटीन्स थे, तो उसके बाद ये ब्लड ग्रुप डिस्कवर हुआ, उसको बोला गया AB, ठीक है। बट उनके लीडर ये थे, इसलिए नाम इन्हीं का दिया जाता है, ठीक है। जैसे आप सर ये एंटीजन क्या बोल रहे हैं आप? एंटीजन इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन विच इज मेनली एग्जिस्ट ऑन RBCs,
ये प्रोटीन होती है बेटा, स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जो ब्लड ग्रुप डिसाइड करती है, टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप डिसाइड करती है। ओके, if you are having A type of protein you will be A, if you are having B type of protein you will be B। जैसे मेरे आरबीसी पे B टाइप प्रोटीन होगी तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? B। अगर आपके B। में A है तो आप A होंगे, A और B दोनों होएगा तो ब्लड ग्रुप क्या होएगा आपका? AB। AB। अगर कोई नहीं होगा तो ब्लड ग्रुप क्या होएगा आपका? जीरो ओ O होगा। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, एंटीजन जो होता है आप क्लॉटिंग के टाइम पे ढूंढता है अपना एंटीबॉडी। ठीक है, जब ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो उसको एंटीबॉडी देखना पड़ता है, और एंटीबॉडी भी बताया मैंने कहाँ होता है आपके? प्लाज्मा। 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 हमेशा एंटीजन ढूंढता है कि उसका एंटीबॉडी उसको ना मिले। ठीक है, जैसे ए का एंटीबॉडी होता है बी, ए का एंटीबॉडी होता है क्या? बी। मीन्स अगर ए वाले पर्सन को बी वाला ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया गया तो उसका ये जो कंटेंट होगा उसके अंदर जाके बी मिल जाएगा ना उसको? बोलिए यस और नो। इफ अ पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ए और उसको चढ़ा दिया गया बी ब्लड ग्रुप तो उसको बी एंटीबॉडी मिल गया ना? यस सर। और वो चाहता है ना मिले, और जैसे ही दोनों मिलेंगे दोनों मिलकर ब्लड को क्लॉट कर देंगे, यानी ब्लड की जो मूवमेंट थी, मोशन थी, वहीं पे स्टॉप। और ब्लड का मोशन स्टॉप तो ऑर्गन फेलियर, ऑर्गन फेलियर तो डेथ। आदमी स्टॉप। हाँ बेटा, कोई कुछ पूछ रहा है? नहीं आया। लाइक आई एम हैविंग ब्लड ग्रुप बी तो मेरे अंदर एंटीजन क्या होगा? सभी बी होगा। मेरा एंटीबॉडी कौन है? मेरा दुश्मन कौन है? एंटीबॉडी A। दुश्मन कौन है? ए। यानी अगर मुझे ब्लड चढ़ा दिया गया ए वाला तो मेरे अंदर बी और ए मिलकर ए भी मिल जाएगा, यानी ब्लड मेरा क्या होगा? क्लॉट हो जाएगा, रुक जाएगा वहीं पर, मोशन नहीं होगा वहां पे। और जैसे ही मोशन नहीं होगा मेरी ऑर्गन फेलियर नहीं हो जाएंगी, इनडेफिशिएंसी ऑफ यस ऑक्सीजन। सर। यस सर। उसी तरह ए वाले में भी तो यही होगा। अगर किसी ए वाले को मैं ब्लड दे दूं, अगर किसी Yes, ए वाले को अगर मैं ब्लड दे दूं तो उसके साथ भी तो यही होगा। यस सर। ठीक है, यस सर। इन भाई साहब के पास दोनों हैं, इसको कुछ नहीं होगा चाहे ए ब्लड दे या बी ब्लड दे। जैसे क्वेश्चन पूछा था अभी जय ने कि अगर ए वाले ने ब्लड दे दिया ए बी को तो ए बी के पास तो दोनों है ना, आने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। वो न्यूट्रल कर देगा। लेकिन ए बी वाला वापस ए को नहीं दे सकता क्योंकि ए और ए आपस में न्यूट्रल कर देंगे, लेकिन बी एक्स्ट्रा पहुंच जाएगा उसके पास। समझ में आया? यस सर। यस सर। बात समझ में आया? यस सर। और ओ का दुश्मन यानी एंटीबॉडी कौन है? ए एंड बी बोथ। सब। ए एंड बी बोथ, यानी ओ को ए बी ब्लड नहीं दे सकते, ना ए ना बी ना ए बी, कोई ब्लड नहीं दे सकता। ठीक है, बात लेकिन समझ वो में आ दे रही? सकता है, हाँ बच्चा, वो तो दे सकता है ना। ठीक। तो इसके बेसिस पे बेटा एक चार्ट बनेगा, चार्ट को देख लेते हैं जल्दी से, फिर मैं क्लास से ओवर करता हूँ आपकी। सर हाँ बच्चा, सर ओ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही दे सकते हैं। पॉजिटिव मत बोलो बेटा, अभी जो चीज मैंने पढ़ाई केवल उसके बेसिस पे देखो, पॉजिटिव सिस्टम मैंने पढ़ाई नहीं आपको। ठीक है, सर ओ के पास ए बी दोनों है। ओ के पास एंटीबॉडी दोनों है, एंटीबॉडी है ओ का, दुश्मन यस सर। दोनों कहाँ है? सर ओ तो किसी को भी दे सकता है ना? हाँ बेटा दे सकता है क्योंकि इसके पास कुछ नहीं है नुकसान करने वाला, लेकिन ले नहीं Yes. सकता है ना, ये मैंने कहा। अभी देखो एक चार्ट में बनाता हूँ आपके लिए, अभी आप उसको आराम से समझ लेंगे, याद हो जाएगा। सर हाँ बच्चा, ये था इसके पास एंटीबॉडी है और अगर ये एपी से ले ले हाँ ले तो ले, सर वो तो सर दोनों न्यूट्रल हाँ, हो ले जाएगा। ले। तो सर ये वाला देखो सर, उसके पास ये वाले आकर के इसको दुश्मन नहीं कर देंगे। तो सर ए से न्यूट्रल हो जाएगा, बी से। वेरी गुड वेरी गुड, इतनी समझदारी थी नहीं इनके पास इसलिए तो चले गए, तो जिंदा नहीं रहते आज तक के। यस सर। ठीक है, टेबल दिख रही है आपको बेटा ये वाली? यस सर। ये साइड जो है Yes, sir. आपका डोनर साइड है, ये साइड पे मैं डोनर लिख रहा हूँ, और ये साइड जो है ऊपर वाला इसको रिसीवर साइड लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, जो रेसिपिएंट साइड है, रिसीवर साइड। ठीक है, अब बताओ ए को ब्लड दे सकता है? यस सर। ए बी को ब्लड दे सकता है? नो नहीं, No, sir. क्लॉट कर जाएगा। ए बी को ब्लड दे सकता है? यस सर। दे सकता है कि ए न्यूट्रल कर लेंगे, बी को कोई दिक्कत नहीं।
ए ओ को ब्लड दे सकता है? नो सर। नहीं दे सकता। बी ए को ब्लड दे सकता है? नो सर। नो सर। बी बी को ब्लड दे सकता है? यस सर। यस सर। बी ए बी को ब्लड दे सकता है? यस यस सर। बी ओ को ब्लड दे सकता है? नो सर। नो सर। ओके। ए बी ए को ब्लड दे सकता है? नहीं नो दे सर। सकता, क्योंकि ए और ए तो न्यूट्रल कर लेंगे, लेकिन बी आकर के उसमें फिर से क्लॉट कर देगा। ठीक है? ए बी बी को ब्लड दे सकता है? नो सर। नहीं, क्योंकि बी और बी आपस में न्यूट्रल कर देंगे। इसको इस तरह समझा करिए आप, जैसे मैथ्स में आप पढ़ते हो ये वाला फॉर्मूला, बी अपॉन ए बी, इस तरह से। तो बी और बी न्यूट्रल हो गए, एक्स्ट्रा क्या बच गया? 1/. ए। तो ये उसके लिए हार्म हो जाएगा। अगर ए अपॉन ए बी कर दिया जाए, बी बच गया. बी हार्म कर देगा। समझ में आया? इस तरह से पढ़ा करो, तो ये Yes, इजीली sir. याद हो जाएगा आपको। ठीक है? यस सर। ठीक है। ए बी को ब्लड दे सकता है? ए बी ओ Yes, को ब्लड sir. दे सकता है? नहीं। नो सर। ओ ए को ब्लड दे सकता है? कोई एंटीबॉडी नहीं है इसके पास? यस सर। दे सकता है। ओ बी को Yes. ब्लड दे सकता है? दे सकता है। कोई Yes, एंटीबॉडी यस नहीं है। सर। ओ ए बी को ब्लड दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। Yes. ओ को ब्लड दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। Yes, यस sir. सर। तो इसमें आप देख रहे हो किस डोनर साइड में किस में ऑल टिका है? ओ में। तो वो हो जाएगा आपका यूनिवर्सल डोनर। ठीक है? और रिसीवर साइड में किस में ऑल टिका है? ए बी. ए बी में। तो ये हो AB. जाएगा यूनिवर्सल रेस्ट. डोनर, रिसीवर। ठीक है? बात समझ में आ गई? सर। यस सर। हाँ सर, बताइए। सर वही बता दीजिए, ए बी क्यों नहीं दे सकता ओ को? सर ए बी क्यों नहीं दे सकता ओ को? क्योंकि ए बी के पास ए एंड बी दोनों हैं, और जैसे ये ब्लड ओ में जाएगा बेटा, तो दोनों मिलकर के ब्लड क्लॉट नहीं कर देंगे ओ वाले का। पर सर एंटीबॉडी तो नहीं है ना. सर ये जाके उसके ए बी ओ के लिए बन जाएगा ना एंटीबॉडी, ये इसके लिए बन जाएगा ना। करके देखिए, न्यूट्रल नहीं कर देगा? क्यों न्यूट्रल कर देगा? ए के पास तो कुछ नहीं है ना। ऐसे देखो, यस सर, समझ ओ गए। के यस सर, पास समझ कुछ गए। नहीं है, और नीचे से मिल गया ए बी। बताइए, न्यूट्रल करिए, कैंसिल आउट करिए, नहीं होगा। करिए कैंसिल आउट। हो Yes. पाएगा न्यूमरेटर यस सर, डिनोमिनेटर? समझ गए। नो सर, नहीं हो पाएगा। तो फिर समझ तो में आया? ओके सर, और समझ एंटीबॉडी गए। एक दूसरे को हाँ, नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। जो होगा, अगर मिलेगा ये दोनों, तो क्लॉट हो जाएगा ब्लड, वहां पे ही मोशन रुक जाएगा उसका। ठीक है बेटा? यस सर। हाँ बेटा। सर कैसे आपने बताया एंटीजन प्रोटीन है, तो एंटीबॉडी भी प्रोटीन होगी? एंटीबॉडीज भी बेटा फॉर्म होती बॉडी में आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। मैंने बताया था ना, इट्स अ काइंड ऑफ कंटेंट विच हेल्प यू बॉडी टू इम्यूनाइज, है ना? इम्यूनाइज करने के लिए हेल्प करते हैं, है ना? यस। और एंटीबॉडीज पर्टिकुलर होते हैं पर्टिकुलर कंटेंट के लिए। ठीक है? स्पेसिफिक होते हैं, सबके लिए एक ही एंटीबॉडी नहीं चल जाएगा। लाइक कॉमन कोल्ड एंड कफ का जो एंटीबॉडी है वो कोविड में या इन्फ्लुएंजा में या किसी और डिजीज में नहीं काम करेगा। हर एंटीबॉडी किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए ही होता है। ठीक है सर ये बनती कहाँ से? बेटा? ये बॉडी का हीमोस्टैटिस कंडीशन है ना, बैलेंसिंग कंडीशन है, बचाने के लिए नेचुरल है ये हमारे अंदर। पढ़ी ना इम्यूनिटी, आपने चैप्टर ही नहीं पढ़ा, क्रॉस हटा दिया गया था आपके मार्क्स से। ठीक है? समझ में आया? सर मुझे Antigen ब्लड क्लॉटिंग function- सही से नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं, इसको हटा दो बेटा। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? यस सर। चलिए, इसको यहीं तक Yes, रखते sir. हैं, इसको यहीं तक रखते हैं।